हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में आज हम एंटार्क्टिका का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने से सारे कॉन्टिनेंट का मुकम्मल अध्ययन कर लिया है। एंटार्क्टिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ दुनिया का एक ऐसा कोना जहां संभवतः विज्ञान ने सबसे अधिक भौगोलिक अन्वेषण किया है। वस्तुतः यहाँ की भौगोलिक पट्टी की विशेष परिस्थितियां विज्ञान को अनोखा और आदर्श अवसर प्रदान करता है। आंकड़ों का अवलोकन करें तो दुनिया के करीब 30 देशों के 70 से अधिक रिसर्च सेंटर यहाँ खोले गए हैं, जहां विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शोध और अनुसंधान कार्य चल रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, जीव विज्ञान, खगोलीय विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि भूगोल ने विज्ञान की समर्पण भाव का सम्मान करते हुए इस महाद्वीप का नाम साइंटिफिक कॉन्टिनेंट से व्यंजित किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक विरोधाभासी तर्क यह भी है कि 70 से अधिक रिसर्च सेंटर खुल जाने के बावजूद भी अब तक मानव की एक भी अस्थायी बस्ती यहां बस नहीं पाई है। और यह विरोधाभास संभवतः प्रकृति के सामने विज्ञान के बोनापन को विलक्षित करता है। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर पाई जाने वाली प्रकृति की कठोरतम अवधारणा, अत्यधिक निम्न तापमान, विशाल बर्फीली पहाड़ियां और रहस्यमयी वातावरण के सामने विज्ञान के अनवरत प्रयास अद्भुत और सराहनीय है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम एंटार्क्टिका के विभिन्न तथ्यों जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है के बारे में बारीकी से अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले एंटार्क्टिका के विभिन्न नाम से जो अभिव्यंजित किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। इसको विभिन्न अलग अलग कई नामों से पुकारा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो आप इसको समझे। पहला नाम देखिए, आपको हम अपने इंट्रो में भी बताए थे कि साइंटिफिक कॉन्टिनेंट, विज्ञान का यहाँ पर समर्पण भाव के कारण इसका नाम पड़ गया साइंटिफिक कॉन्टिनेंट। यहाँ पर आप समझिए 30 देशों के करीब 70 से अधिक रिसर्च सेंटर हैं। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक कॉन्टिनेंट। आप कारण भी ब्रैकेट में डाल दीजिए, विज्ञान के समर्पण भाव, विज्ञान के समर्पण भाव या समर्पित महाद्वीप लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और बर्फ का कलर चूंकि उजला होता है, इसके कारण इसको श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोलेंगे। तो आप ये दूसरा भी नाम लिख लें, व्हाइट कॉन्टिनेंट। आप हिंदी में भी अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप हिंदी में भी लिख लें श्वेत महाद्वीप, और इसका कारण आप ब्रैकेट में डाल दें बर्फ से ढका होने के कारण। एक तीसरा आइए, आपको बर्फ से ढका होने के कारण ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में इसका आकार बदल जाता है, तापमान में तापांतर के कारण, ताप में अंतर होने के कारण। इसलिए इसका आकार चेंज हो जाने के कारण इसको गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं, अर्थात इंग्लिश में बोलेंगे डायनामिक कॉन्टिनेंट। ये भी नाम आप लिख लें, डायनामिक कॉन्टिनेंट। हिंदी में लिखना है तो लिख लें गतिशील महाद्वीप। आप यहां पर डाल दें कारण में कि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में आकार में चेंज आ जाने के कारण। तो ये अलग अलग नाम है, इसको आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। और अब अगला देखिए, खोजकर्ता या अभियानकर्ता के बारे में कुछ जानिए। देखिए, सबसे पहले अंटार्कटिका में पहला कदम किसने रखा, ये आपको क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखिएगा 1820 में रूसी अभियानकर्ता थे। इसका नाम था आपको फेबियन वेलिंग-सॉसेन, और दो आदमी थे, मिखाइल पेट्रोविच लेज़ारेव। हम दोनों का नाम आपको लिख देते हैं। 1820 जहां ब्रैकेट में दे दीजिए रूसी अभियानकर्ता, रूसी अभियानकर्ता। फेबियन, FABIAN, फेबियन वेलिंग, BELLING, वेलिंग सॉसेन, SAUSHAN, फेबियन बेलिंग सॉसेन। और इसके साथ थे मिखाइल, MIKHIL, मिखाइल पेट्रोविच, PETROVIC, पेट्रोविच लेज़ारेव, LAZAREV, दो आदमी थे।
फेबियन बेलिंगशॉसेन। अगर देखिएगा विकल्प में सिर्फ एक ही नाम रहेगा तो ये इसको टिक लगाइएगा, दो रहेगा तो दोनों लगा दीजिएगा। और ये एक तथ्य यहां और याद रखिए कि ये बोस्टक जहाज से गए थे और इसके सम्मान में रूस का जो वहां पर रिसर्च सेंटर है उसका नाम रखा गया बोस्टक। बहुत चर्चित है, हम आगे बताएंगे कि धरती का सबसे न्यूनतम तापमान यहां रिकॉर्ड किया गया है -89, इसलिए बोस्टक वहां भी पढ़ना होगा, याद रखिए। इसलिए यहां याद रख सकते हैं बोस्टक जहाज, जोड़ दीजिएगा वहां पर। लेकिन एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि अंटार्कटिका में 1820 में पहला कदम रखने के बावजूद 100 वर्ष लग गए साउथ पोल में आने में। लगभग 1911 में आ पाए साउथ पोल, जो बीच में है बिल्कुल। तो आप यहां पर ऐसे लिख दें इसको, साउथ पोल। साउथ पोल में कब आए थे? 1911 में नॉर्वे के थे रोवाल्ड एमंडसन, ROALD, रोवाल्ड एमंडसन, एमंडसन, AMUNDSEN, एमंडसन, रोवाल्ड एमंडसन। और भारत भी इसमें बाद में, बहुत बाद में 1989 में भारत की तरफ से आपको साउथ पोल में जाने वाले पर्वतारोही थे, सेना में कर्नल थे, कर्नल JK बजाज, नाम लिख लें, हो सकता है भारत की तरफ से जो गए थे 1989, बहुत बाद में गए थे, कर्नल JK बजाज, साउथ पोल में जाने वाले भारत के प्रथम भारतीय थे कर्नल JK बजाज। फर्स्ट थे नॉर्वे के रोवाल्ड एमंडसन, और इस अंटार्कटिका की धरती पर पांव रखने वाले प्रथम थे आपको 1820 में फेबियन बेलिंगशॉसेन और मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव। तो ये कुछ तथ्य थे, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट्स में अच्छा से लिख लें और दिमाग में भी चस्पा कर लें, समझा के ही बताए हैं। अब यहाँ पर भारतीय जो अभियानकर्ता गए हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब भारतीय अंटार्कटिक अभियान के बारे में अध्ययन करते हैं कि भारत से जो वहां पर रिसर्च सेंटर के लिए या शोध के लिए, अनुसंधान के लिए जो वैज्ञानिक दल गए, उसकी क्रमिक जानकारी यहां पर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आधिकारिक अभियान हुआ 1981 और 82 में, ये डेट याद रखिएगा, 1981-82 में नेतृत्व करता थे डॉक्टर SZ कासिम। ये नाम याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। डॉक्टर SZ कासिम ये आधिकारिक अभियान किए थे। लेकिन यहां पर एक बारीकपन को आप समझिए, उच्च स्तरीय एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज इससे 20 साल पहले अर्थात 1961 और 62 में एक व्यक्तिगत प्रयास भी किया गया था। वो थे डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही, ये नाम याद रखिएगा, उच्च स्तरीय परीक्षा में ये पूछ सकता है। डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही, ये बुलंदशहर के थे, यूपी। इन्होंने एक व्यक्तिगत प्रयास किया और रूसी जो अंतरिक्ष, ये रूसी जो अभियान करता थे अंटार्कटिका का, उसके साथ संपर्क स्थापित करके 1961 और 62 में अंटार्कटिक गए थे और यहां पर बहुत ज्यादा ये काम भी किए। यहां पर इसने जैविक घड़ियां, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स, आप लिख लेंगे सब, हम बता रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक्स पर रिसर्च किया। ब्रैकेट में दे देंगे, इसको जैविक घड़ियां भी बोलते हैं। और ये जैविक घड़ियां, ये हुआ कि जैसे दिन रात का जो चक्र है, पृथ्वी का जो घूर्णन है, ये जब असमान हो जाए, जैसे साउथ पोल में असमान हो जाएगा, तो वहां पर जीव जंतु की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसी पर ये रिसर्च किए थे। और रिसर्च का नाम था बायोलॉजिकल क्लॉक्स, जैविक घड़ियां, इस पर रिसर्च किए थे। और ये भी याद रखिए कि अमेरिका ने इसके सम्मान में, इस वैज्ञानिक के सम्मान में अंटार्कटिका में सिरोही पॉइंट भी बनाया है। नाम रखा है पॉइंट का सिरोही पॉइंट, अमेरिका ने रखा है सिरोही पॉइंट। ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स बताएंगे, यहां लिख लें, यूएसए ने दिया है, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। सिरोही पॉइंट जो नाम दिया है जगह का, और अमेरिका ने दिया है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये व्यक्तिगत प्रयास था, आप ब्रैकेट में यहां लिख लें, व्यक्तिगत प्रयास था। और रूसी अभियानकर्ता के साथ ये जा पाए थे।
लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो आधिकारिक अभियान होगा वो डॉक्टर एस.जेड. कासिम होगा। तो आप देखिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां पर, उसके आधार पर आप उसको बारीकी से पढ़िएगा वहां पर। तो एस.जेड. कासिम गए अभियानकर्ता, लेकिन यहाँ पर फिर 1 साल लग गया था यहाँ पर रिसर्च सेंटर खोलने में। और सबसे पहला जो भारत ने वहां पर रिसर्च सेंटर खोला 1983 में, और नाम रखा दक्षिण गंगोत्री। लेकिन 1988 में, बहुत कम दिन चला, 1988, यहां पर बर्फ की मोटी चादर आ गई और कैंप वगैरह बिल्कुल तहस नहस हो गया, नष्ट हो गया। आज की ये दिन नहीं है, 1988 में ही ये नष्ट हो गया। आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, बर्फ काफी ज्यादा जम गया था वहां पर। इसके बाद जाके फिर अगले ही साल 1989 में मैत्री रिसर्च सेंटर का स्थापना किया। रिसर्च सेंटर आप यहां पर लिख लें, रिसर्च सेंटर है इंडिया की तरफ से, मैत्री। ये कहां पर किया गया? सिरमारकर ओएसिस में, ओएसिस जगह का नाम हुआ सिरमारकर ओएसिस। पूछ सकता है परीक्षा में, आप यहां पर लिखिए, आप लिख लीजिए ईस्टर्न अंटार्कटिका होगा ये। देखिए यहां पर हम पहले से प्रतिरूप बनाए हैं, लेकिन आपको समझा नहीं पाए थे। समझे थे जैसे जैसे तथ्य आते जाएगा हम बताते जाएंगे। आप देखिए यहां पर, आप थोड़ा सा मैप में गौर कीजिए, आप साथ में एटलस रखिए। यहां साउथ अमेरिका मिलेगा, यहां पर फॉकलैंड मिलेगा, उससे लगभग सटा हुआ है। हम इसके बारे में बताएंगे आपको, साउथ जॉर्जिया क्यों हम यहां पर दिए हैं। यही ये वाला जो बेल्ट है जो इस टाइप से निकला हुआ, इसी को कहते हैं लार्सन हिल्स है। यहाँ पर लार्सन आइसेल्फ है, इसी के बगल यहाँ पर सिरमारकर ओएसिस मिलेगा। लार्सन में ही बताएंगे, तीसरा भारत का जो रिसर्च सेंटर वो यहीं पर है। यहाँ पर देखिएगा आपको अंटार्कटिक ओशन मिलेगा, उसी के नीचे जस्ट वेडल सी है। समझने के लिए हम ऊपर में बना दें, यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ मेडागास्कर मिलेगा, यहाँ इंडिया मिलेगा। इंडिया के सीधे नीचे में आपको डेविस सी मिलेगा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, यहाँ रॉस सी है, यहाँ बेलिंगसन सी है। तो आप एटलस साथ में रखिए और आप जैसे जैसे आएगा हम तथ्य को समझाते जाएंगे। तो ये लार्सन हिल्स है, यहीं पर सिरमारकर ओएसिस हो गया। और तीसरा जो था, ये 2012 में आया भारती नाम से, भारती। ये लार्सन, यही लार्सन जो है इसी पर है, हिल्स में, लार्सन हिल्स। तो वर्तमान में ये 2 ही अभी है भारत का रिसर्च सेंटर, ये 2 ही है। ऐसे 3 था तो दक्षिण गंगोत्री समाप्त ही हो गया। ये कहां पर है? सिरमारकर ओएसिस में, ये लार्सन हिल्स में, लार्सन हिल्स, ये वाला जो बेल्ट है। ये दोनों के बीच 3000 किलोमीटर का दूरी है। दोनों ईस्टर्न अंटार्कटिका में आता है, लेकिन दोनों के बीच 3000 किलोमीटर का दूरी है। बहुत विशाल है अंटार्कटिका ना। तो आप ये सिरोही पॉइंट भी याद समझ गए, ये पूछा, इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ माउंटेन रेंज के बारे में जानते हैं यहाँ पर, और एक सक्रिय ज्वालामुखी है इरेबस, उसके बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट से जुड़ा हुआ है। तो उस ज्वालामुखी के बारे में अच्छा से समझाएंगे। आइए दोस्तों, अब अंटार्कटिका के माउंटेन रेंज के बारे में अध्ययन करते हैं। यहां पर आपको 2 मुख्यतः माउंटेन रेंज मिलेगा, हम यहां पर बनाए भी हैं, 1 और 2 नंबरिंग किए हैं। एक का नाम हो गया ट्रांस एंटार्क्टिक पर्वत और 2 का हो गया एल्सवर्थ पर्वत। इन दोनों के बारे में ही परीक्षा में मोटे तौर पर पूछा जाता है, आप इस दोनों को जानते हैं। इसके बारे में लिखे कि ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आपको क्वेश्चन डाल सकता है कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, और इसी का एक भाग है क्वीन मोड पर्वत। ये भी लिखिए, क्वीन मोड पर्वत इसी का भाग है। ये भी क्वेश्चन अलग से डालता है कि क्वीन मोड पर्वत कहां है। इसके बाद और भी लिखिए कि ये जो है ये महाद्वीप को 2 भागों में बांट देता है, ईस्ट वेस्ट करके 2 भागों में बांट देता है, 2 भागों में बांटता है। एल्सवर्थ पर्वत यहां पर है, इसके बारे में लिखिए, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ये सबसे लंबी हो गया, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहीं पर आपको एक सेंटिनल रेंज मिल जाएगा, और वहां पर विल्सन मैसिव सबसे सर्वोच्च, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी का नाम लिख लेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है,
विंसन मैसिव, विंसन मैसिव ये सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। कहां पर है? तो सेंटिनल रेंज। देखिए नॉर्मल एग्जाम में तो आपको ये पूछ देगा एल्सवर्थ पर्वत पर है, हल्का रहेगा तो अंटार्कटिका में, लेकिन और डीप अगर पूछेगा तो एल्सवर्थ पर्वत के किस रेंज में है, तो याद रखिएगा इसको भी सेंटिनल रेंज। उच्च स्तरीय एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंटिनल रेंज में है, तो इसका भी नाम लिखें आप। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, तो सबसे लंबी भी आप जान गए और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जान गए। अब आइए दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी, ये रॉस सी है, यहीं पर है इरेबस, माउंट इरेबस, इसके बारे में जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रिय ज्वालामुखी, नाम लिखे माउंट इरेबस, EREBUS, EREBUS, इरेबस। सबसे पहले जानिए कि ये कहां पर है, तो ये रॉस आई सेल्फ लिख सकते हैं, सेल्फ के पास है रॉस आई सेल्फ। वहां पर देखिएगा सागर के बगल में बर्फ की जो मोटी परत जम गई उसको आई सेल्फ बोलते हैं, वहीं पर है माउंट इरेबस। और लिखिए ये पृथ्वी का, धरती का सबसे साउदर्न मोस्ट सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको क्वेश्चन डाल सकता है, पृथ्वी का साउदर्न मोस्ट सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर है, ये वाला बेल्ट जो है, यहां पर लगातार गैस और राख निकल रहा है। और सबसे विचित्र बात जो है, जो दुर्गम घटना है और जो इंपॉर्टेंट भी इस परीक्षा के लिए बना देता है, कि प्रतिदिन इससे 80 ग्राम सोना, लिख लीजिए इसको, आपको हम रेट से लिखा रहे हैं, सॉरी, 80 ग्राम सोना प्रतिदिन क्रिस्टलीकृत रूप में, क्रिस्टलीय रूप में, यानी गैसीय, गैसीय फॉर्म दे दीजिए आप, गैसीय फॉर्म में यहां पर निकल रहा है, और ये 1000 किलोमीटर के दायरे में फैल जाता है। 80 ग्राम, इसका अगर आप डॉलर, अमेरिकी डॉलर में निकालेंगे तो 6000 अमेरिकी डॉलर है प्रतिदिन निकलता है। पूरे वर्ल्ड में इस टाइप का कहीं भी नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिदिन 80 ग्राम सोना, लेकिन चूंकि गैसीय फॉर्म में निकल रहा है और अब तक कोई तकनीक इजाद नहीं हुआ है कि गैसीय फॉर्म को कैसे इकट्ठा किया जाए। और एक और विवाद का विषय जो करंट से भी जुड़ा हुआ है, आपको करंट का क्वेश्चन में भी मिलेगा, कि इस पर किसका दावा है, कौन दावा कर रहा है? तो न्यूजीलैंड दावा कर रहा है। लेकिन 1959 में आप लिखते भी चलिएगा, हम आप सुन के, 1959 में यहाँ एंटार्क्टिक समझौता हुआ था, संधि हुआ था एंटार्क्टिक, और उसमें यह बताया गया था कि सारा का सारा जो महाद्वीप है इसको संरक्षित कर दिया गया था वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, यहाँ पर किसी का स्वामित्व नहीं होगा। फिर भी न्यूजीलैंड यहाँ पर दावा कर रहा है एंटार्क्टिक संधि। और यहाँ पर एक और चीज याद रखें कि इसी के बगल में अमेरिका का यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, जो अंटार्कटिक मैकमुर्डो, आप लिख लें मैकमुर्डो, यहीं पर लिखें मैकमुर्डो, ये अमेरिका का रिसर्च सेंटर है, और ब्रैकेट में डालें कि ये अंटार्कटिका का सबसे बड़ा अंतरिक्ष सेंटर है, सबसे बड़ा अंटार्कटिक सेंटर है, रिसर्च सेंटर है अमेरिका का सबसे बड़ा, ब्रैकेट में डाल दें, ये इसी का है। लेकिन यहां पर बताया कि न्यूजीलैंड जो दावा कर रहा है, ये 80 ग्राम सोना प्रतिदिन निकल रहा है। तो इस दृष्टिकोण से याद रखिएगा माउंट इरेबस इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आइए दोस्तों, अब एंटार्क्टिका का एक सबसे ठंडा स्थान के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर आपको एक बोस्टक स्टेशन रिसर्च सेंटर मिलेगा, बोस्टक स्टेशन, याद रखिए। ये नाम आपको हम दोबारा बता रहे हैं, ये बोस्टक स्टेशन रूस का है। और हम पहले भी बता चुके हैं कि जो रूस का जो अभियानकर्ता 1820 में गए थे, फेबियन बेलिंग सॉसेन, वो बोस्टक जहाज से गए थे, उसी के सम्मान में रूस ने अपना रिसर्च सेंटर का नाम बोस्टक स्टेशन रखा है। यहां पर 1983 में रिकॉर्ड किया गया, 21 जुलाई 1983 है, आप इसमें सब याद रखिएगा, हो जाएगा 83 में रिकॉर्ड सबसे न्यूनतम तापमान -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
और ये माना गया कि ये पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। एक इससे पहले बारक्योनॉस को माना जाता था। देखिए यहां पर थोड़ा सा कुछ किताब में आपको बारक्योनॉस अभी भी मिलेगा। वो साइबेरिया का भाग है, वहां पर -69 पॉइंट कुछ है डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन कुछ किताब में आपको पुराना ही रिकॉर्ड चलता आ रहा है कि सबसे ठंडा स्थान बारक्योनॉस है, लेकिन ये बोस्टन स्टेशन सबसे ठंडा स्थान है ये आधिकारिक रूप से, इसलिए इसको लिख लें आप, धरती का सबसे ठंडा स्थान, धरती का सबसे ठंडा स्थल, इसी को माना गया बोस्टन स्टेशन को। तो यहाँ एक दो तथ्य आ गए। भारत का तो आप रिसर्च सेंटर जानेंगे, ये रूस का है। अमेरिका का भी हम बताया, जो रॉस के पास है आपको मैकमुर्डो, वो भी स्टेशन याद रखिएगा, वो अमेरिका का है। एक तथ्य और यहां पर याद रखिए दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन डाल सकता है कि सबसे अंटार्कटिका का सबसे नजदीक का देश कौन है। तो इस चीज को थोड़ा समझिए। यहां पर सबसे नजदीक, यहां पर फॉकलैंड आपको मिलेगा, साउथ अमेरिका है, तो सबसे नजदीक का देश आपको चिली और अर्जेंटीना मिलेगा। सबसे नजदीक का देश जो पड़ोसी है, चिली और अर्जेंटीना। लेकिन आपको अगर यह क्वेश्चन डाल दे कि सबसे नजदीक का द्वीप कौन है, तो याद रखिएगा तब साउथ जॉर्जिया, इसलिए हम इसको लगाए थे, यहां पर लिखे मैप बनाए थे, साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच, ये द्वीप होगा। तो आपको अगर क्वेश्चन ये डाल दे, देश नाम देखे सबसे नजदीक का द्वीप, इस बारीकपन को समझिए, तो साउथ जॉर्जिया हो जाएगा, जॉर्जिया और साउथ सैंडविच। और एक तत्व और याद इसमें रखें कि ये किस देश का है, ये द्वीप, इस पर किसका स्वामित्व है, याद रखिए यूके का स्वामित्व है। तो अगर क्वेश्चन में अगर रहेगा कि सबसे नजदीक का द्वीप कौन है, तो साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच, और ये किसका है, तो यूके का है। लेकिन सबसे नजदीक का देश इसका कौन पड़ोसी है, तो चिली और अर्जेंटीना होगा। इस तथ्य को बारीकीपन के साथ समझिएगा। परीक्षा हॉल में आप देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हड़बड़ा के आंसर देने की जरूरत नहीं है। एक तत्व और याद रखिए सी के बारे में, पश्चिम से पूर्व का क्रम में आप समझ जाए। हम यहां पर तो बना ही दिए हैं, पश्चिम से पूर्व का क्रम, क्रम पर ज्यादा महत्व दीजिए हमेशा। हम बार बार बोल रहे हैं क्रमिकता का बहुत महत्व है। आपको उच्च स्तरीय एग्जाम में क्रमिकता का बहुत महत्व है। देखिए वेडल सी, पश्चिम से पूर्व में पहला लिखे वेडल सी, तब लिखे डेविस सी, तब लिखे रॉस सी, तब लिखे वेलिंगटन सी। ये चार है इस मुख्यतः, यही से क्वेश्चन पूछता है। वेडल सी, उसके बाद लिखे डेविस सी, पश्चिम से पूर्व का क्रम, रॉस सी, और उसके बाद जाके वेलिंगटन सी, 1 2 3 4 वेलिंगटन सी। ये पश्चिम से पूर्व का सी का क्रम हो गया। तो ठीक है दोस्तों, मोटामोटी अंटार्कटिका के बारे में इतना ही क्वेश्चन बनता है परीक्षा में। ये लबोलवाब ये बता दिए यहाँ पर सारा क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।